हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स वाली। जैसा मैंने आपको कहा था कि मैं आपके पास लाऊंगी पार्ट नंबर 2 चैप्टर नंबर 10 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स का, तो मैं हूं आपके सामने हाजिर। पीडीएफ का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आई होप आपको जो पुराना वीडियो था इस चैप्टर का पार्ट 1 वो पसंद आया होगा, और अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा, फटाफट जाकर देख लीजिए। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मिलते रहे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस और आपकी पढ़ाई पीछे ना रह जाए। तो फटाफट से हम शुरू करते हैं, और यहाँ पे बस हमारा छोटा सा एक्सप्लेनेशन होने वाला है। आज हमारा टॉपिक हम शुरू करेंगे सरफेस टेंशन टॉपिक से। सरफेस टेंशन क्या होती है? अब हमने केमिस्ट्री में भी स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट जाके देख लीजिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। लेकिन मैं यहाँ पे आपको फिर से बताऊंगी कि सरफेस टेंशन को मैथमेटिकली हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल टी से, और जिसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो मिलता है हमें फोर्स को लेंथ से डिवाइड करके। और आगे हम देखेंगे जो सरफेस टेंशन होती है वो न्यूमेरिकली हमारी सरफेस एनर्जी के इक्वल होती है, क्योंकि जो सरफेस एनर्जी होती है वो हमारी होती है वर्क डिवाइडेड बाय हमारा एरिया। और उसके बाद फिर और इस प्रॉपर्टी की जो फिजिकल इंपॉर्टेंस है, मतलब सरफेस टेंशन की फिजिकल इंपॉर्टेंस मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैथमेटिकल फॉर्मूला हम देख चुके हैं। इसकी फिजिकल इंपॉर्टेंस ये है कि आपने देखा होगा कि कोई भी ड्रॉप आप गिराते हैं तो वो जनरली स्फेरिकल शेप में होती है। ऐसा क्यों होता है? तो वही वो सब हमारे जो दिमाग में क्यूरियस चीज़ें आती है उसका आंसर देते हैं हमारा सरफेस टेंशन का टॉपिक। सरफेस टेंशन कहता है कि ये वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से जो लिक्विड एट रेस्ट है, मतलब कोई भी लिक्विड हमारा रेस्ट पे है तो उसका जो फ्री सरफेस है, मतलब आउटर सरफेस है, वो मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करता है और एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। मतलब आप उसे स्ट्रेच करेंगे देन अगेन इट विल कम इनटू स्फेरिकल शेप। और जो स्फेरिकल शेप होती है वो क्यों अटेन करते हैं? क्योंकि जो स्फेरिकल शेप होती है उसी के अंदर उसे मिनिमम सरफेस एरिया मिलता है। इसके जो एसआई यूनिट है वो आप दे सकते हैं, न्यूटन पर मीटर भी हो सकते हैं, या केजी पर सेकंड स्क्वायर भी हो सकता है, और सीजीएस यूनिट और डायमेंशंस भी आप यहाँ से बना सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे फोर्स ऑफ कोहेशन और फोर्स ऑफ अडहेशन। ये दो टाइप्स के अट्रैक्टिव फोर्सेस है। दोनों फोर्सेस अट्रैक्टिव टाइप के हैं, पर दोनों का नेचर डिफरेंट है। कैसे? जो फोर्स ऑफ कोहेशन है ये एक्ट करती है बिटवीन सेम टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, मतलब जो सेम टाइप के, जैसे वाटर और वाटर मॉलिक्यूल, उसके बीच में फोर्स ऑफ कोहेशन होगी। लेकिन अगर दो डिफरेंट टाइप्स के सब्सटेंसेस हैं उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में हो सकती है फोर्स ऑफ अडहेशन। और अगर फोर्स ऑफ कोहेशन ज़्यादा होगी तो जो सब्सटेंस है वो नॉन वेट कहलाता है, और अगर फोर्स ऑफ अडहेशन ज़्यादा होगी तो सब्सटेंस जो है वो हमारा वेट कहलाता है। जैसे आप एक ग्लास से दूसरे ग्लास में वाटर को पोर करते हैं या किसी भी लिक्विड सब्सटेंस को, तो उसका कुछ जो है मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर, वो उसकी वॉल्स पे स्टक रह जाता है, और यही रीज़न है कि वहाँ पे फोर्स ऑफ अडहेशन होती है, तभी वो वहाँ पे स्टक रह जाता है। आपने फेविकोल्स वगैरह के बॉक्सेस के ऊपर भी देखा होगा, कंटेनर्स के ऊपर लिखा होता है एडहेसिव मटेरियल, मतलब जो हमारा फेविकोल है वो दो डिफरेंट टाइप्स के सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल्स को आपस में ज्वाइन करता है। और आप अब समझ गए होंगे फोर्स ऑफ कोहेशन और फोर्स ऑफ अडहेशन क्या होता है। आगे हम इनके एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट से इनको डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट आती है मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की जो मॉलिक्यूलर थ्योरी है ये बस आपको ये एक्सप्लेन करती है कि कोई भी मॉलिक्यूल जो सरफेस पे होता है उसके अंदर कुछ एनर्जी होती है, लेकिन जो मॉलिक्यूल्स वेल इनसाइड सबमर्ज्ड होते हैं फ्लूइड के अंदर या लिक्विड के अंदर, उनके पास कोई नेट एनर्जी नहीं होती है। जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, और जो मॉलिक्यूल सरफेस पे होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। और आपको इसको खुद रीड करना है, आप रीड करके देखिए। यहाँ पे जैसे सेटअप बनाया गया है, इसके अंदर लिखा है कि ये जो ए मॉलिक्यूल है ये वेल सबमर्ज्ड है फ्लूइड के अंदर या लिक्विड के अंदर, तो फिर इसके पास कोई नेट एनर्जी नहीं है। ये प्रेशर जो है ये चारों साइड्स पे एक्सर्ट कर रहा है। और उसके बाद ये जो हमारा बी मॉलिक्यूल है ये सरफेस के बिल्कुल कांटेक्ट में, और यहाँ पर भी इसके ऊपर कोई नेट फोर्स नहीं है। ये जो सी मॉलिक्यूल है इसका थोड़ा सा पार्ट जो है वाटर से ऊपर है, ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी ये कुछ गेन कर लेता है इसके कारण। और ये जो डी है मॉलिक्यूल हमारा, इसका मतलब यहाँ पे आपको मॉलिक्यूल्स मैंने बहुत बड़े दिखाए हैं, असल में होते नहीं, वो जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी एंड बेटर एक्सप्लेनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बनाए हैं। और ये जो डी मॉलिक्यूल है ये इसका जो हाफ पार्ट है ये हमारा वाटर के ऊपर है, तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा नेट पोटेंशियल एनर्जी होने वाली है। अब हम अपनी डेली लाइफ में कुछ ऐसे फिनोमिनास देखने वाले हैं जिनका सरफेस टेंशन से रिलेशन है, मतलब जिनको सरफेस टेंशन एक्सप्लेन करते हैं। जैसे हमने बर्नौलीज थ्योरम की पिछले वीडियो में बहुत सारी एप्लीकेशंस देखी थी, वैसे यहाँ पे सरफेस टेंशन की भी बहुत सारी फिनोमिनास हो सकते हैं, बट यहाँ पे वही नोट किया दैट आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो मैंने सबसे पहले नोट किया, दैट इज़ नीडल सपोर्टेड ऑन वाटर सरफेस। अगर आप कभी कोई भी नीडल को ले और उसे बहुत ज़्यादा ऑयल या फिर ग्रीस लगा के ना
उसे वाटर के सरफेस के ऊपर रख दे सेंटर में, तो फिर वो फ्लोट करते हैं। ऐसे तो नीडल सिंक कर जाती है, लेकिन आप उसे धीरे से ऑयलिंग या ग्रीसिंग करके सरफेस पे रख दे तो फिर वो फ्लोट करती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे आपको यहाँ पे बना के दिखाया गया है डायग्राम, इसके अंदर ये देखिए हमने नीडल बीच में रखी है, उसका जो वेट है वो उसे नीचे mg खींच रहा है, लेकिन जब हमने उसे रखा नीडल को तो जो हमारा वाटर है, वाटर का सरफेस वो थोड़ा सा बेंड हो गया तो उससे जो हमारी सरफेस टेंशन थी T, उसके दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे, T sin थीटा और T cos थीटा। जो T cos थीटा है वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे और वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और T sin थीटा दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में और दोनों ऐड हो जाएंगे, और जो T sin थीटा है वो मतलब 2T sin थीटा आपस में मिलकर mg को बैलेंस कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा रेन ड्रॉप्स आर जनरली स्फेरिकल इन शेप। अब मैंने बताया कि सरफेस टेंशन के कारण जो रेन ड्रॉप्स है, जब क्योंकि रेन ड्रॉप्स जो है वो क्लाउड से फ्री फॉल में आती है तो फिर वो मिनिमम सरफेस एरिया अटेंड करना चाहती हैं, तो इसीलिए वो स्फेरिकल शेप में होती है। और उसके बाद आया कि मरकरी ड्रॉपलेट जो होती है, अगर स्मॉल जो मरकरी ड्रॉपलेट्स होती हैं ना, आप मरकरी तो टॉक्सिक होता है इसलिए आजकल वो जनरली यूज़ में कम आता है, लेकिन कभी आप लैब वगैरह में जाए तो आपको ऑब्जर्व करने का मौका मिलेगा कि जो मरकरी ड्रॉपलेट्स, अगर आपने बहुत स्मॉल ड्रॉपलेट्स डाली हैं तो वो स्फेरिकल होती है, लेकिन अगर ज़्यादा हो तो उनके ऊपर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी पड़ता है, मतलब ग्रेविटेशन पुल का असर पड़ता है और वो फ्लैट हो जाती हैं, वो स्फेरिकल नहीं रहती है, पूरी फ्लैट भी नहीं होती है, थोड़ा सा उनके शेप में चेंज आ जाता है, एलिप्टिकल शेप वो अटेन कर लेती हैं। अब नेक्स्ट फेनोमिना हमारा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप सभी ने पेंटिंग तो की होगी और आई होप आपने पेंटिंग ब्रश भी देखा होगा, और जब आपने नोट किया होगा कि पेंटिंग ब्रश को जैसे हम वाटर के अंदर डालते हैं उसके जितने भी ब्रशेज़ होते हैं वो ब्रशेज़ के जो पतले पतले स्ट्रैंड्स होते हैं वो ऐसे इतना ज़्यादा फैल जाते हैं, और उसके बाद जब हम उन्हें वाटर से बाहर निकालते तो जो एकदम वो मिनिमम सरफेस एरिया अटेन कर लेता है ब्रश के जो हमारे स्ट्रैंड्स है। ऐसा क्यों होते हैं? क्योंकि उसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, और जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर फोर्स ऑफ अडहेशन बहुत ज़्यादा होती है और वो उसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं ताकि वो मिनिमम सरफेस एरिया अटेन कर ले। एंड नेक्स्ट इज़ कि कोई भी बग या फिर आपने कभी चींटियों को भी देखा वो पानी के ऊपर फ्लोट करता है, छोटी सी पानी की ड्रॉपलेट हो उसके ऊपर वो फ्लोट मतलब चल के जा सकती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं ये अपनी लेग्स को बेंड कर लेते हैं सरफेस के ऊपर, जिसके कारण जो सरफेस है, जैसे नीडल के केस में सरफेस थोड़ा सा बेंड हो गया था मतलब डिफॉर्म हो गया था, वैसे ही और जो अपवर्ड कंपोनेंट्स होते हैं सरफेस टेंशन के वो इनका वेट बैलेंस कर लेते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पर जो है हमारा एग्जाम्पल या फिर फिनोमिना वो है कि अगर आप ऑयल को कोल्ड वाटर के ऊपर डालते हैं तो फिर वो स्प्रेड कर जाता है, बट अगर आप उसे हॉट वाटर के ऊपर ऑयल को पोर करें तो फिर वो एक ड्रॉप ही मतलब ड्रॉपलेट्स फॉर्म में ही रहता है। द नेक्स्ट टॉपिक वी आर स्टार्टिंग सरफेस एनर्जी एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी ईजियर एंड इंटरेस्टिंग। सो सरफेस एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया। ये इसकी डेफिनेशन है, आप इसका फिजिकल मीनिंग भी समझ लीजिए। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था अपना मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन के अंदर कि जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं दे पोजेस एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी, और जो एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी होती है सरफेस मॉलिक्यूल्स की और उसे हम पर यूनिट एरिया से डिवाइड कर दें, मतलब यूनिट एरिया से डिवाइड कर दें तो दैट गिव्स अस द सरफेस एनर्जी। और जो सरफेस एनर्जी होती है इसकी यूनिट होती है जूल पर मीटर स्क्वायर, और ये पहली ऐसी या फिर हम कह सकते हैं इट इज़ द ओनली एनर्जी हुज यूनिट्स आर नॉट जूल, क्योंकि हमने जितनी एनर्जी देखी हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी सबके यूनिट्स जूल होते हैं। और अब हम देखने जा रहे हैं सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन के बीच में रिलेशन क्या है। जैसा मैंने आपको बताया था कि सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन का जो मैग्नीट्यूड होता है वो न्यूमेरिकली इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम एक ऐसा रेक्टेंगुलर फ्रेम लेने वाले हैं। हमने जैसे एक फ्रेम ले लिया और उसके ऊपर एक थिन सोप फिल्म बना दी, सोप की फिल्म बना दी जिसकी जो थिकनेस है वो नेग्लिजिबल है, और उसके बाद सोप फिल्म हमने इसलिए लगाई ताकि वो स्ट्रेच हो सके, उसकी एक साइड जो है हमने स्ट्रेचेबल रखनी है। और उसके बाद अब हमें पता है हम उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी। क्यों लगानी पड़ेगी वो एक्सटर्नल फोर्स? क्योंकि जो हमारी सोप फिल्म है उसके अंदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स होंगे और वो मॉलिक्यूल्स मिनिमम सरफेस एरिया अटेन करने के लिए हमारी जो सोप फिल्म है उसे इनवर्ट्स जो है पुल करेंगे, और हमें उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि वो अपनी ओरिजिनल शेप में रहे। और हम मान लेते हैं कि वो डिस्टेंस जो वो डिस्प्लेस हो रहा है वो हम x मान रहे हैं, और जितनी हमें फोर्स लगानी पड़ेगी वो है 2 × t × l। l जो है वो हमारी लेंथ हो गई सोप फिल्म की, और हमने 2t क्यों लिया है? क्योंकि इसकी कुछ तो थिकनेस होगी। अब नेग्लिजिबल भी नहीं कह सकते, सोप फिल्म हमने बनाई है, आजकल तो सब कुछ मेज़र हो सकता है, तो नेग्लिजिबल थिकनेस भी है लेकिन वो बहुत कम है, लेकिन हम उस थिकनेस को ले रहे हैं
क्योंकि थिकनेस तो हमें अपने मैग्नीट्यूड में लेनी नहीं है, लेकिन हम मान रहे कि उसकी कुछ थिकनेस है, इसलिए हमें दो साइड्स को पुल करके उनकी ओरिजिनल शेप पे लाना है, इसलिए हमने 2T लिया है, ना कि T, मतलब 2 इंटू सरफेस टेंशन का 2 टाइम्स। अब हमें फोर्स मिल गए, उसके बाद हम वर्क डन निकालेंगे उसे डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करके, और जो इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी आएगा, मतलब इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन एरिया, वो हम देखेंगे तो वो आ जाता है हमारे इक्वल टू T, दैट इज इक्वल टू सरफेस टेंशन। तो यहाँ से हम प्रूव करते हैं कि जो सरफेस एनर्जी है वो न्यूमेरिकली इक्वल होती है हमारी सरफेस टेंशन के लिए फॉर एनी लिक्विड। वी आर गोइंग टू डिस्कस एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के अंदर हम बात करते हैं कोई भी लिक्विड है उसका सरफेस और जो कंटेनर का जो सरफेस है उनके बीच में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, वहाँ पे हम अगर लिक्विड के सरफेस पर टेंजेंट बना दे तो उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट, वहाँ से हमें मिल जाता है। अब जैसे हमने ऊपर अभी नीडल वाले केस में देखा था कि हमने ऐसे नीडल रखी तो जो लिक्विड है वो थोड़ा बेंड हो गया, और ये जो बेंड हुआ है इसको, मतलब जो लिक्विड का अपर सरफेस है, हम उसे मेनिस्कस बोलते हैं। अब मुझे इस लिक्विड सरफेस यहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है तो मैं यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करूँगी ऐसे, मेरा तो बिल्कुल करेक्ट नहीं बना है, आपका पेंसिल से अच्छा बनेगा। और ये जो इसके साथ जो वर्टिकल के साथ एंगल है थीटा, दैट ये होता है हमारा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो हमें ये डिटर्मिन करता है कि कोई भी लिक्विड जो है वो वेट है या नॉन वेट है या फिर नॉर्मल लिक्विड है। अब सबसे पहले हम एडेसिव और कोहेसिव फोर्सेस के बेसिस पे ये डिस्टिंग्विश करेंगे कि जो लिक्विड है वो वेट है कि हमारा नॉन वेट है। तो सबसे पहले अगर एडेसिव फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो कोहेसिव फोर्सेस से ज़्यादा है तो लिक्विड की टाइप जो है वो वेट है, और जो उसका मेनिस्कस है वो कनकेव है, कनकेव मेनिस्कस, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बना के दिखाया। और अगर एडेसिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड वो लेस देन कोहेसिव फोर्सेस मैग्नीट्यूड है तो जो लिक्विड है वो नॉन वेट होगा और उसका जो मेनिस्कस है वो कन्वेक्स होगा, मतलब कनकेव का रिवर्स। और उसके बाद अगर एडहेसिव फोर्सेस कोहेसिव फोर्सेस के इक्वल है मैग्नीट्यूड में तो फिर जो लिक्विड का सरफेस है वो प्लेन होगा। यहाँ पे एंगल की बात करने जा रहे हैं। एंगल ऑफ कांटेक्ट है, ये हमारे कुछ प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करता है, जो होता है नेचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इन कांटेक्ट, मतलब जो कंटेनर का सरफेस है उसके नेचर पे और लिक्विड दोनों के नेचर पे भी डिपेंड करता है, और जो सरफेस है वो कितना क्लीन है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, और फ्री सरफेस का जो मीडियम है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब यहाँ पे मैंने 3 टाइप्स के लिक्विड बना दिया, आपको ऐसे कनकेव वाला दिख रहा होगा। कनकेव वाला मैंने बताया था वो वेट टाइप का होता है, और ये जो कन्वेक्स होते हैं ये नॉन वेट होते हैं। ये कनकेव है मतलब ये वाला सिस्टम हमारा वेट है, और ये कन्वेक्स है मतलब ये नॉन वेट है। और उसके बाद हमारा प्लेन, मतलब यहाँ पे सरफेस के साथ वर्टिकल के साथ 90 डिग्री बना रहे हैं, ये प्लेन है। और बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दी जा रही है कि ये जो कॉनकेव हमारी जो कोहेसिव फोर्सेस होती हैं वो हमेशा 45 डिग्री पर एक्ट करती हैं। याद रखिएगा जो हमारी कोहेसिव फोर्सेस होती है दैट ऑलवेज एक्ट एट 45 डिग्री। अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट जो हमारा हुआ वो लेस देन 90 है तो जो हमारा मेनिस्कस है वो कनकेव होने वाला है, मतलब लिक्विड की टाइप वेट होगी। और अगर जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो ग्रेटर देन 90 है, मतलब ऑब्ट्यूस एंगल है, तो फिर वो हमारा कन्वेक्स मेनिस्कस होगा, और जो हमारा लिक्विड है वो नॉन वेट टाइप का होगा। और अगर प्लेन मेनिस्कस है तो फिर जो एंगल है हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट वो 90 डिग्री होगा। अब एंगल ऑफ कांटेक्ट की हम यहाँ पे 2 एप्लीकेशंस की बात करने जा रहे हैं, दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। कि सोप्स और डिटर्जेंट्स जो होते हैं वो वेटिंग एजेंट्स होते हैं, मतलब वो पानी के साथ जो है एंगल ऑफ कांटेक्ट उनका हमेशा कॉनकेव मेनिस्कस बनता है, और एंगल ऑफ कांटेक्ट हमेशा लेस देन 90 रहते हैं। तो जब भी वो ऐड किए जाते तो एंगल ऑफ कांटेक्ट और ज़्यादा स्मॉल हो जाता है बिटवीन वाटर एंड दैट क्लोथ्स, और इस तरह जो है वो अच्छे से पेनिट्रेट कर जाते हैं कपड़ों के अंदर और डर्ट को आराम से रिंस करते हैं तो वो निकल जाते हैं। और उसके बाद आता है वाटर प्रूफिंग एजेंट्स। इसका रिवर्स होगा कि वाटर प्रूफिंग एजेंट्स जो होते हैं वो वाटर और फाइबर्स के बीच में एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं और वो नॉन वेट टाइप के हो जाते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं एक्सेस प्रेशर की। जैसे आपको बर्नौलीज प्रिंसिपल के अंदर बताया गया था कि हमारा, जैसे आप घर का एग्जांपल ले लीजिए, घर के अंदर जो है वो प्रेशर हाई होता है और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इन केस ऑफ स्ट्रॉम्स और विंड, हाई विंड्स, तो उसके अंदर जो बाहर का प्रेशर है वो लो हो जाता है। तो इसी तरह अगर हम कोई सोप बबल देखें तो सोप बबल की जो आउटर फिल्म होती है वहाँ तो आउटर फिल्म होती है और अंदर से वो हॉलो होता है, मतलब उसके अंदर कुछ प्रेशर होता है, जो अंदर का प्रेशर होता है और जो बाहर का प्रेशर होता है, मतलब बाहर का तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो डिफरेंट होते हैं। और जो इंटरनल प्रेशर होता है हमारा इन केस ऑफ सोप बबल
वो दैट इज़ ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो फिर जो बबल है वो उस प्रेशर को कम करने के लिए एक्सपेंड करते हैं, फाइनली बर्स्ट हो जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पे बर्स्ट नहीं करेंगे सोप बबल को, हमें यहाँ पे देखना है कि उस जो इंटरनल प्रेशर होता है उसका मैग्नीट्यूड कितना ज़्यादा होता है। तो इसके लिए हम एक सोप बबल ले लेते हैं और यहाँ फिगर में देख सकते हैं हमने यहाँ पे एक सोप बबल लिया है। और उसके बाद हम यहाँ पे सरफेस टेंशन का यूज़ करते हैं कि जो भी सरफेस टेंशन है वो सेंटर की तरफ लग रही है, इसलिए हमने यहाँ पे सोप बबल बनाया। इसकी कुछ थिकनेस होगी, बहुत ज़्यादा थिन है लेकिन कुछ तो थिकनेस होगी। और उसके बाद ये जो हम सारी टेंशन है इसे हम सेंटर की तरफ इसीलिए पॉइंट कर रहे हैं, और ये जो प्रेशर है हमारा वो बिल्कुल सेंटर में एक्ट करेगा। और उसके बाद एक्सेस प्रेशर का जो मैग्नीट्यूड है वो आ जाता है P माइनस पी है, दैट इज़ इक्वल 4 × T/R। मतलब P जो हमारा है वो इंटरनल प्रेशर है माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ इक्वल टू 4 × सरफेस टेंशन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ दैट बबल। और अगर हम लिक्विड ड्रॉप या एयर बबल की बात करें तो लिक्विड ड्रॉप तो आपको भी पता है कि लिक्विड ड्रॉप जो होती है उसके अंदर इनर सरफेस जो होता है और जो आउटर सरफेस होता है वो यूनिफॉर्म होता है। तो इसके अंदर सिर्फ वन फ्री सरफेस होता है, और इसीलिए यहाँ पे हम 2 बार सरफेस टेंशन ना लेकर यहाँ पे सिर्फ 2T लेते हैं। जैसे हमने प्रीवियस केस में हमने अपनी सरफेस टेंशन को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे सिर्फ हम उसे 2T ही रहने देंगे, उसे 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो हमारा जो लिक्विड ड्रॉप या फिर एयर बबल के अंदर जो एक्सेस प्रेशर है उसका मैग्नीट्यूड हम देते हैं P माइनस पी इक्वल 2 × T डिवाइडेड बाय R से। और इसका जो डेरिवेशन है वो आप प्रीवियस स्टेप की तरह बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज गोइंग टू बी मोर इंटरेस्टिंग, दैट इज कैपिलरी राइज, एंड इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक्स फ्रॉम दिस चैप्टर। तो कैपिलरी क्या होती है? अब आपने कैपिलरी सुना होगा, हमारी ह्यूमन बॉडीज़ में भी कैपिलरीज होती है जो आर्टरीज और वीन्स के बीच में एक्सचेंज करती हैं। मतलब आर्टरीज जब कैपिलरीज बन जाती हैं उन बहुत ज़्यादा थिन होती है, स्मॉल वेसल्स होती है जिनके अंदर से सारा फूड का एक्सचेंज होता है, वाटर मिनरल सबका एक्सचेंज होता है, दैट आर कॉल्ड कैपिलरीज। तो ऐसी कैपिलरी की हम बात करने वाले। कैपिलरी ट्यूब क्या होती है? वही होती है, बस यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन करने का तरीका बदल गया कि वेरी फाइन यूनिफॉर्म बोर लाइक ट्यूब्स। बोर लाइक क्यों बोले? क्योंकि इनकी जो हाइट होती है दैट आर वास्ट हाइट्स। मतलब जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनके अंदर भी जो ट्रांसपोर्टेशन होती है, खासकर जो हमारे जाइलम वेसल्स है वो कैपिलरीज का बहुत यूज़ करते हैं, क्योंकि उन्हें जो वाटर है उसे ग्रेट हाइट्स तक हमारा ट्रांसपोर्ट करना होता है। और कैपिलैरिटी फिनोमिनन ऑफ राइज एंड फॉल ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब इज कॉल्ड कैपिलैरिटी। और ये जो कैपिलरी राइज के अंदर जो हमारा फॉर्मूला होता है कि किस रेट से हमारा वाटर जो है या फ्लूइड उसके अंदर राइज करने वाला है, उसे हम एसेंट फार्मूला भी बोलते हैं। और एग्ज़ाम के अंदर आपको ज़्यादातर ये एसेंट फार्मूला के नाम से आते हैं, और उसकी डेरिवेशन पक्का आप याद कर लीजिए, जैसे 3 नंबर के अंदर आपको पक्का आने वाली है। और ये जो कैपिलरी राइज का जो फिनोमिनन है ये सिर्फ कनकेव मेनिस्कस में ही ऑब्जर्व किया जाता है। मतलब इन केस ऑफ वेट लिक्विड, नॉन वेट लिक्विड के अंदर जो वाटर है वो और फॉल कर जाता है, उसका लेवल वो राइज नहीं करता है। आपको ये डेरिवेशन खुद ध्यान से पढ़नी है। हमने यहाँ पे एक बॉटल ली और आपकी ईज़ के लिए हमने जो है यहाँ पे कैपिलरी को बहुत ज़्यादा थिक दिखाया है, लेकिन ये थिक नहीं होती और कैपिलरी जो है वो बहुत ज़्यादा थिन होती है। और इसका जो मेनिस्कस होता है बहुत ज़्यादा थिन होने के कारण इसका जो मेनिस्कस होता है वो ऑलमोस्ट हाफ स्फीयर होता है, मतलब एक ऑलमोस्ट हेमिस्फीयर की शेप में होता है। और आप इसके ऊपर सारी फोर्सेस कैसे लग रही है वो देखिए। और उसके बाद हम इसी तरह अपने फार्मूला पर पहुंच जाते हैं, एसेंट फार्मूला के ऊपर। यहाँ पे हम हाइट फाइंड आउट करते हैं कि कितनी हाइट तक जो है वाटर या हमारा फ्लूइड जो है वो अपवर्ड्स राइज करने वाला है, दैट इज़ 2 × T cos थीटा डिवाइडेड बाय R rho g। अब आप सोचिए कि अगर आपने कोई कैपिलरी ली है, उसका एक रेडियस है, और उसके बाद अगर आप उसको ऊपर से थोड़ा सा काट देते तो जो उसके अंदर से वाटर हम फ्लो कर रहे हैं या लिक्विड नीचे से हम उसे राइज करा रहे हैं तो फिर वो तो ओवरफ्लो कर जाएगा, मतलब वो बाहर निकलने लगे कैपिलरी से। पर ऐसा नहीं होता है, आपको यहाँ डायग्राम से सिंप्लीफाई किया गया। आप देखिए कि जब अगर आप हाइट को डिक्रीज़ कर देते हैं तो फिर वो जो मेनिस्कस होता है वो अपना जो रेडियस है, इफेक्टिव रेडियस, उसे इंक्रीज़ कर लेते हैं। और ये आपको खुद पढ़ना है। और यहाँ पे आपको रिलेशन दे दिया है कि ये भी एक टाइप का कांस्टेंट होता है कि रेडियस ऑफ मेनिस्कस इनटू हाइट ऑफ कैपिलरी, ये एक कांस्टेंट होता है। और आप इसका वो डेरिवेशन देख सकते हैं यहाँ पे, आपको बहुत इजी है, समझ आ जाएगा। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। सोप्स एंड डिटर्जेंट के अंदर हमने अभी तक जो फिनोमिनास पढ़े, जैसे हमने केमिस्ट्री में लास्ट ईयर पढ़ा था कि सोप जो होता है वो सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट्स होते हैं, और उसके बाद फिर वो जर्म्स के साथ, ऑयली मटीरियल्स के साथ बाइंड कर जाते हैं।
और उसके बाद वो अपना क्लीजिंग एक्शन दिखाते हैं। बट यहाँ पे हम वैसा क्लीजिंग एक्शन नहीं देखने वाले, हम यहाँ पे सरफेस टेंशन के बेसिस पे हम अपना सोप और डिटर्जेंट का क्लीजिंग एक्शन देखने वाले, जो मैंने ऑलरेडी आपको इंट्रोड्यूस कर दिया था और ऑलरेडी एक्सप्लेन भी कर दिया। तो इसके अंदर आपको 3 स्टेप्स मेनली देखने हैं सोप्स और डिटर्जेंट्स की क्लीनिंग के अंदर, कि जब सोप को हम वाटर में ऐड करते हैं तो वो वाटर की सरफेस टेंशन को डिक्रीज़ कर देता है और इस तरह जो है हमारे वाटर की वेटिंग पावर इंक्रीज़ हो जाती है। ये वही बात है कि वो सरफेस टेंशन वाटर की जो है वो डिक्रीज़ कर देता है। इससे जो हमारा वाटर है वो ईजिली पेनिट्रेट कर जाता है क्लोथ्स या फिर फैब्रिक्स के अंदर। और जो सोप होता है इसी तरह ये हमारे ऑयली या डर्ट जो मटेरियल्स होते हैं जो हमारे क्लोथ्स के साथ स्टक होते हैं और उनके और वाटर के बीच में या सोप सॉल्यूशन के बीच में एडहेसिव फोर्सेस बढ़ा देता है। एडहेसिव फोर्सेस हमने पढ़ा है कि वो मतलब डिफरेंट टाइप्स के सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में ऑपरेट करती है अट्रैक्टिव फोर्स, और उसके बाद ऐसे एडहेसिव फोर्स वाटर या फिर सोप सॉल्यूशन और ऑयली और डर्टी मटेरियल्स के बीच में ऑपरेट हो जाती है। और इस तरह जब हम क्लोथ्स को रिंस करते हैं तो फिर वाटर के साथ जो ग्रीजी डर्ट होती है वो वॉश हो जाती है। And the last one is action of lubricants. It is directly opposite to that of action of soaps and detergents, as I have told you earlier about it. तो action of lubricants क्या होते हैं, जैसे जो हमारे soaps and detergents है वो हमारे surface tension between water and clothes जो है वो डिक्रीज़ कर देते हैं, लेकिन ये जो surface tension होती है वो lubricants के कारण जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। यहाँ पे आपको ये पॉइंट हमेशा याद रखना है कि जितनी ज़्यादा सरफेस टेंशन होगी कोहेसिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड उतना बड़ा होगा। जो लुब्रिकेंट्स होते हैं उनके पास लेस सरफेस टेंशन होती है, जिसके कारण एडहेसिव फोर्सेस जो है उनका मैग्नीट्यूड ज़्यादा रहता है और वो मशीन के पार्ट्स और लुब्रिकेंट के बीच में जो है सरफेस कॉन्टैक्ट बनाए रखती हैं और इससे जो है फ्रिक्शन रिड्यूस होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन और नोट्स का कंटेंट जो है वो बहुत पसंद आया होगा। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फटाफट जाके देख लीजिए और अपने कॉन्सेप्ट कीजिए क्लियर और जुड़े रहिए नोट्स वाली के साथ। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट करिए ताकि आपको मिलते रहे मेरे वीडियोज़ के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस और आपकी पढ़ाई ना पीछे रह जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड स्टे कनेक्टेड टू नोट्स वाली।